हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम मृदा के गठन पर विस्तार से बात करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो कि भारत की मृदा पर वीडियो है, उसमें मैंने एक बात कही थी कि भारत की मृदा पे 2 से ज्यादा वीडियो आ सकता है। और वो इसलिए है कि दोस्तों, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जब आप हर टॉपिक को कवर करते हैं तो एक वीडियो में वो चीज समाहित कर पाना मुश्किल है। वही परेशानी मेरे साथ भी है, तो मैं एक एक करके हर टॉपिक पर पूरी गहराई से विचार रखता हूं और आपके समक्ष वो सारे टॉपिक को लाने का प्रयास करता हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। कोई भी टॉपिक आपका अधूरा न रह जाए या कोई भी शंका संशय न रह जाए, मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम देखते हैं कि मृदा के गठन से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर सारे या प्रमुख रूप से सारे प्रश्नों को हम कवर कर लेने का प्रयास करें। इस वीडियो में हम मृदा कण और उससे पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय लेते हुए, और हम बार बार कहते हैं कि रटना नहीं है, एंजॉय लेते हुए आराम से लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर चीज को भूल जाना है, माइंड में किसी प्रकार का बोझ नहीं रखना है और सिर्फ एक बच्चे की तरह चलचित्र को देखना है। और हो सके तो अपने पास पेन और डायरी रख लीजिए ताकि कुछ वर्ड ऐसा है कि जो मैं बोलूंगा उसे आप नोट कर लीजिएगा। ये स्टार्ट करते हैं मृदा का गठन, जिसे आप सॉइल टेक्सचर भी कह सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि मृदा में जो है कि विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। कोई भी मृदा वो अलग अलग प्रकार के कण से बना होता है। कोई बड़ा कण होता है, कोई छोटा कण होता है। तो इतना माइंड में रखना है, ये माइंड में सेट कर लेना है कि मृदा कणों से मिलकर बना है या मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये चीजें तो माइंड में रख सकता है। तो पहला टॉपिक मेरा आता है, ये निकल कर मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये चीजें आपको माइंड में रख लेना है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, आप स्वयं मन में प्रश्न कीजिए। इससे संबंधित पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मृदा का सबसे छोटा कण क्या है। दो तो बातें हो सकती, सबसे छोटा कण या तो सबसे बड़ा कण। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रख लीजिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा का सबसे छोटा कण क्या होता है, ठीक है, तो ये भी जान लेते हैं हम। सबसे छोटा कण मृदा का सबसे छोटा कण का नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब है दोस्तों कोलाइडल मृदा या कोलाइडल मृत्तिका। याद रखिएगा, मृत्तिका शब्द हमने बोला है। इसको इंग्लिश में भी कोलाइडल मृत्तिका ही कहा जाता है और हिंदी में भी कहा जाता है। ये ऐसी मृत्तिका है या ऐसा कण है जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको एक्सरे परीक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, आपका ये पहला तैयार हो गया। कोलाइडल मृत्तिका, जैसा इंग्लिश में भी अगर आप लिखना चाहें कोलाइडल सॉइल, ठीक है, कोलाइडल सॉइल कह दीजिए, क्योंकि हम मृत्तिका की बात कर रहे हैं। कोलाइडल क्ले, ठीक है। ये पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया कि मृदा का सबसे छोटा कण कोलाइडल मृत्तिका। इसे आप 2-4 बार रिपीट कीजिए। मृत्तिका का सबसे छोटा कण कोलाइडल मृत्तिका, सबसे छोटा कण कोलाइडल मृत्तिका। आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछने का तरीका हम जानते हैं चेंज होता जा रहा है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है
कि मृत्तिका या मृदा में पाया जाने वाला वह कण जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्या है उसका जवाब ही है कोलाइडल मृत्तिका। इसमें आप कह सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब प्रश्न और भी तो आपको टेढ़ा करके पूछ सकता है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते अर्थात हम खुले आंख से अपनी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन किसी के सहारे तो हम देख सकते हैं। तो इससे संबंधित अप्रत्यक्ष रूप से यह भी जवाब आता है। जहां एक चीज अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरी चीजें अप्रत्यक्ष रूप से याद हो जानी चाहिए। जब आप इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं तो किससे देखेंगे? किसी उपकरण से देखेंगे, किसी माध्यम से देखेंगे। तो इसके लिए एक्सरे परीक्षण किया जाता है या एक्सरे के द्वारा इसको देखा जाता है। तो किससे देखा जाता है दोस्तों? एक्सरे से। इस मृत्तिका के कण को देखने के लिए हम एक्सरे का प्रयोग करते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे कि मृत्तिका के जो भी कण है उसका जो है कि माप क्या क्या है, उसकी मोटाई चौड़ाई क्या है, वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ये पहला हो गया। अब दूसरा आता है, हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है और पूछने की संभावना भी नहीं है और आपको रखने की भी जरूरत नहीं है। जब सबसे छोटा कण हो गया तो सबसे बड़ा कण भी तो होगा। सबसे बड़ा कण आप बोल्डर कह सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़, ये भी तो एक प्रकार का कण ही है, ठीक है, गोलाश्म। तो क्या हो गया दोस्तों, इसमें मृत्तिका का सबसे बड़ा कण क्या हो गया? मृदा का सबसे बड़ा कण। ये हम पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। सबसे बड़ा कण क्या हो गया? गोलाश्म। याद रख लीजिएगा, गोलाश्म। इसको आप इंग्लिश में बोल्डर भी कहते हैं। बोल्डर समझ रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर, ये हमारे गांव में कहावत है। बोल्डर शब्द जो है कि आप हिंदी के शब्द की तरह यूज करते हैं, बड़े बड़े बोल्डर। तो उतना आगे नहीं जाना है। दो प्रश्न मेरा तैयार हो गया कि मृदा में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण कोलाइडल मृत्तिका और सबसे बड़ा कण बोल्डर गोलाश्म। याद रह सकता है। हालांकि इसकी परीक्षा में पूछे जाने की कम संभावना है, लेकिन आप परीक्षा को ही नहीं, आप जानकारी के लिए पढ़ें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्लियर? दो चीजें याद हो गया। अब हम देखते हैं आगे। ये तो बड़ा छोटा हो गया, क्लियर। अब बीच वाला भी तो कण होगा। तो हमने पहले ही कहा था, पहले वाक्य में कहा था, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। अर्थात जो भी मृदा है वो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना है। तो कण के आधार पर मृदा को किन किन भागों में बांटा गया है, इसको भी हम देखते हैं। कण के आधार पर मृदा को किन किन भागों में बांटा गया। अब एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिए कि मृदा को कण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ये हम देख लेते हैं। मृदा को कण के आधार पर क्योंकि वाक्य सेट नहीं हो रहा है। मृदा का कण के आधार पर विभाजन, इनको कितने भागों में बांटा गया। कितने भागों में ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, कितने भागों में ही मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये देख लेना है कि मृदा के कण के आधार पर जो विभाजित है, सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। जो कण है छोटा से बड़ा होते जा रहा है, उसके आधार पे मृदा को कितने भागों में बांटा गया, ये इनका कहने का मतलब है। आप चूंकि दो चीजें आप पहले देख चुके हैं, सबसे छोटा कण कोलाइडल मृत्तिका है और सबसे बड़ा कण बोल्डर है। बाकी कण इन दोनों के बीच का है, ठीक है दोस्तों। वो भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना है। अब देखिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला, तो सबसे पहला जो है, चूंकि कण की बात हो रही है, याद रखिएगा इसकी कण की बात हो रही है।
सबसे छोटी मृदा जो है कि कोलाइडल मृत्तिका हो गया। लेकिन यहाँ पे मृदा का प्रकार अगर पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि पहला जो है कि सबसे छोटा जो है कि प्रकार है उसे हम कहते हैं पंख। यहाँ परेशान मत होइए, ये कोलाइडल मृत्तिका इसी में से आता है। दूसरा हो गया, इसको कहते हैं चीका। अब सिर्फ नाम देख लेते हैं, चीका, या इसको आप चिकनी भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है, ये क्लियर हो गया, चीका और चिकनी एक ही का नाम है, चाहे चीका बोल दीजिए या चिकनी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रकार है इसका गाद, ठीक है। चौथा प्रकार है रेत, जिसे आप बालू भी कह सकते हैं, ठीक है। पंख, चीका या चिकनी, गाद, रेत या बालू हो गया। उसके बाद क्या आता है, रेत या बालू के बाद आता है दोस्तों, उसको कहते हैं बजरी, क्लियर है, उसको कहते हैं बजरी। और सबसे लास्ट हमने कहा था कि सबसे बड़ा कर क्या होता है, गोलाश्म। गोलाश्म ये हो गया इनका प्रमुख नाम कह सकते हैं, या फिर क्या कहते, कण के आधार पर मृदा का विभाजन। ये सब चीजें क्या है दोस्तों, नाम भी कह सकते हैं। ये प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, कण के आधार पर मृदा का नामकरण, ठीक है, कण के आधार पर मृदा का नामकरण। तो कितने प्रकार हो गए ये चीजें आप देख लीजिए यहाँ पे, पंख, चीका, गाद, रेत, बजरी और गोलाश्म। ये कितना हो गया, टोटल 6 प्रकार हो गया। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, आप 2-3 बार इनको पढ़िए। पंख, चीका, गाद, रेत, बजरी, गोलाश्म। ये दोस्तों छोटा से बड़ा क्रम में है। ये क्या है, छोटा से बड़ा क्रम में है। इसको हम लिख दें, ये आरोही क्रम है। ये किस क्रम में है दोस्तों, आरोही क्रम। ताकि आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए, इसको मान लीजिए ये सारे नाम दे देंगे, आपको सजाने के लिए दे दिया जाएगा कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, तो आप परेशान मत होइए। सबसे छोटा अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से इनको जो है कि सजा सकते हैं। आरोही क्रम हो तो छोटा से बड़ा, अवरोही क्रम है तो बड़ा से छोटा करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आप 2-3 बार इनको सिर्फ पढ़िए, पंख, चीका, गाद, रेत, बजरी और गोलाश्म, ठीक है। अब इनका इंग्लिश नाम भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों। इंग्लिश नाम, पंख को कहा जाता है मड, क्योंकि होता कई बार कि हिंदी हमको याद नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश नाम आराम से याद हो जाता है। पंख को मड कहा जाता है, चीका को कहा जाता है क्ले, ठीक है, चीका को क्ले कहा जाता है। गाद को कहा जाता है सिल्ट, ठीक है। बालू समझ रहे हैं, सैंड, क्लियर। बजरी को कहा जाता है, सैंड हो गया। बजरी को जो है कि कहा जाता है ग्रेवल। बजरी को क्या कहा जाता है, ग्रेवल, ठीक है। और गोलाश्म को क्या कहा जाता है, बोल्डर्स। ये चीजें आप चाहे इंग्लिश में याद रख लीजिए या हिंदी में याद रख लीजिए, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न कोई भी परीक्षा हो, इंग्लिश है तो है, सॉरी हिंदी है तो है, वो इंग्लिश में भी प्रश्न पूछा जाता है। कई बार होता है कि हमें हिंदी में समझने में नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश समझने में जरूर आ जाती है, ठीक है। तो क्लियर, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि इनको कैसे आपको याद रखना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह है कण के आधार पर मृदा का नाम, क्लियर। इसको विभाजन आप शब्द हटा के अगर इसका नामकरण भी कह देंगे वो चलेगा, नाम करण। चलो ये चीजें आप ज्यादा सुटेबल करेगा आपको याद रखने में। कण के आधार पर मृदा का नामकरण ये हो गया। आई चीजें और जान लीजिए कि ये सारे कण विभिन्न अनुपात में मिलकर विभिन्न प्रकार के दोमट मृदा का निर्माण करता है, क्लियर। ये कण विभिन्न अनुपात में मिलकर, कोई जरूरी नहीं कि सारे कण मिलेगा इसमें, 3-4 प्रकार के जो ये कण हैं मिलकर विभिन्न प्रकार के जो है कि दोमट मृदा का निर्माण करता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम लिख देते हैं नोट में
नोट में हम लिख देते हैं 3 या 4 प्रकार कण मिलकर विभिन्न प्रकार के दोमट मृदा का निर्माण करता है। ये चीजें हम वाक्य में लिख दिए ताकि आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं या लिखना चाहें लिख सकते हैं। परेशान मत होइए, ये सारे कण को जरूरी नहीं कि एक साथ मिलेगा। 3-4 कण भी एक जगह एक अनुपात में मिल जाएगा तो विभिन्न प्रकार के, हम कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के दोमट मृदा का निर्माण करता है। तो इससे स्पष्ट हो गया दोमट मृदा हर जगह एक तरह का नाम नहीं होता है, नाम अलग अलग होता है। जैसे आप मनुष्य कह देने से सारे मनुष्य एक नहीं हो जाते, उनकी वेशभूषा अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, उनकी परिस्थिति अलग हो सकती है। अब ध्रुव पे रहने वाले मनुष्य को भी देख लीजिए और यहाँ पे विषुवत रेखा पर रहने वाले भी मनुष्य को देख लीजिए, तो दोनों के जो है कि पूरा अंतर है। ध्रुव में ज्यादा ठंडी पड़ती है, वहां वाले को उठा के अगर आप भूमध्य रेखा पे ले आइएगा वो तो मर जाएगा, गर्मी से सहन ही नहीं कर पाएगा। भूमध्य रेखा के मनुष्य को यदि हम ध्रुव पर ले जाएंगे वो तो वहां भी मर जाएगा, ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें है, दोनों मनुष्य है, दोनों आदमी है, लेकिन दोनों के रहन सहन हर एंगल से दोनों में भिन्नता है। तो वही चीजें है कि दोमट मृदा का निर्माण तो होता है लेकिन उनमें बहुत सी विभिन्नताएं होती हैं। तो क्लियर हो गया, ये चीजें आप देख लीजिए, फिर हम आगे हम बढ़ते हैं इस पे और कौन सी बातें हो सकती है। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मृदा का आकार क्या होता है, मृदा के कणों का आकार क्या है वो हम देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा कि मृदा के 6 नाम हैं कण के आधार पे। अब उस कण का माप देख लेते हैं कि उनकी जो है कि माप क्या है और कैसे की जाती है वो हम देख लेते हैं। तो आइए उनको एक जो है कि नक्शा से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे लिख देते हैं मृदा का प्रकार, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं कण का आकार, क्योंकि यहां मृदा सही नहीं रहेगा, यहां पे हम कण लिख देते हैं। कण का प्रकार और कण का आकार। तो थोड़ा सा बैक में जाइए, सबसे छोटा कण क्या है मृदा का उसको हम देख लेते हैं और उसी तरह सबसे बड़ा कण जो है उसको हम देख लेते हैं। सबसे छोटा कण उसको कई नामों से भी आप पुकार सकते हैं, ठीक है। तो पहला कण जो होता है कोलाइडल मृत्तिका, इसको कई बार पूछा जाता है कलिलीय, क्या कहा देता है, कलिलीय मृत्तिका। परेशान मत होइए, दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। कोलाइडल मृत्तिका और कलिलीय मृत्तिका दोनों नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका कण का आकार, तो दोस्तों कण का आकार जो है इसका माप होता है, आपसे परीक्षाओं में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि इनका आकार बता पाना मुश्किल है क्योंकि यही एकमात्र कण का प्रकार है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो कैसे देखते हैं, एक्सरे परीक्षण के द्वारा इसको हम देखते हैं, ठीक है। एक्सरे विश्लेषण द्वारा, क्लियर हो गया, ये एक्सरे विश्लेषण द्वारा देखा जाता है। पहला हो गया। दूसरा, इससे जब हम आगे बढ़ते एकदम नीचे से आगे हम बढ़ते जाइए, ठीक है। पहला हो गया, अब दूसरा क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। मृत्तिका हो गया, दूसरा हो गया मृत्तिका। सब कुछ हम आपके सामने दे रहे हैं। मृत्तिका कई बार होता है, इसको मृत्तिका को अगर हम कह दें, इसको चिकनी भी कह सकते हैं, चिकनी, और इंग्लिश में इसको क्या कहा गया, क्ले। चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं।
इसका जो है कि माप आकार जो होता है 0.002 mm से कम। क्लियर? ये है कि 0.002 mm मिलीमीटर से कम होता है इसका माप। तीसरा आता है, ये तो हो गया। अब तीसरा आता है दोस्तों गाद। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्ट। इसका आकार इससे बड़ा होता है। ठीक है, 0.002 mm से 0.05 mm तक इसका आकार होता है। चौथा देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौथा क्या होता है? हमने रेत का कहा था। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसको आप कह सकते हैं, आप चाहे तो एक में ही लिख सकते हैं या दो में लिख सकते हैं, आपको अपनी सुविधा अनुसार देखना है। तो रेत को हम क्या कहते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। एक हो गया सूक्ष्म रेत, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में सैंड, जिसको हम बालू भी कहते हैं। सूक्ष्म रेत तो इसका जो है कि माप इससे आगे होता है 0.05 mm से 0.2 mm तक। देख लीजिएगा। दूसरा होता है सूक्ष्म, मतलब वो छोटा महीन बालू होता है, और दूसरा जो है कि मोटा बालू होता है। ठीक है दोस्तों, तो सूक्ष्म रेत मतलब इसको हम क्या, चलो हम लिख देंगे बाद में। ये क्या हुआ? और दूसरा क्या होता है? स्थूल रेत। ये भी सैंड है, इसको भी क्या कहेंगे? सैंड कहेंगे। लेकिन ये होता है, इसको हम मोटा बालू कह सकते हैं, मोटा बालू कह सकते हैं। और ये बालू से हर कोई परिचित होगा, क्योंकि मकान बिना बालू के नहीं बनता है ना। तो सूक्ष्म रेत हो गया, उसके बाद स्थूल रेत। इनका जो आकार होता है 0.2 mm से 2 mm तक होता है। ये पॉइंट हम दे दिया, पॉइंट आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है दोस्तों। पांचवा प्रकार हमने क्या कहा था? पांचवा प्रकार होता है गोलार्ध में सबसे लास्ट होता है, और उससे जस्ट पहले का होता है, क्या बोलते हैं? बजरी। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? बजरी। ग्रेविल। इसका आकार होता है 2 mm से अधिक या ज्यादा। और सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? 6 प्रकार आपने देख लिया। सबसे बड़ा क्या होता है? गोलाश्म। इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता, वो आपके ऊपर है। गोलाश्म बोल्डर। जब ये 2 mm से अधिक हो गया बजरी, तो ये और भी बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े आकार होते हैं। आप अपने सर पे भी नहीं उठा सकते, इनको बड़े बड़े मशीनों से उठाया जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, इसको याद कैसे रखना है, वो चीजें हम देख लेते हैं। सूक्ष्म रेत को क्या कहते हैं? महीन बालू। महीन बालू। आपको याद रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो हम देखते हैं, आपको ठीक बताते हैं। कोलाइडल मृत्तिका हो गया क्लियर। एक्सरे विश्लेषण द्वारा इसका कोई माप नहीं होता है। ठीक है, इसको सिर्फ एक्सरे विश्लेषण आप लिख देंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप कंफर्म रहिए, क्योंकि ये माप है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा, अब जैसे सपोज पूछ देगा कि गाद का आकार कितना होता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ये चीजें याद रखना है। तो सबसे पहला आपको याद रख लीजिए, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, याद रख लेना। अब दूसरा आता है मृत्तिका। 0.002 से कम, 0.002 उससे नीचे जो जाएगा वो हो जाएगा मृत्तिका। ठीक है, मृत्तिका ये उससे नीचे ही जाता, और ये सबसे कम, जिसको हम देख ही नहीं सकते। अब आता है गाद। ठीक है, गाद 0.002 mm से 0.05 mm तक। ये चीजें आपको एक एक जो है पॉइंट को याद रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो। ये चूंकि पॉइंट से पहले जीरो लगाया जाता है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, उसे अगर जीरो नहीं लगाएंगे तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो गाद हो गया 0.002 से 0.05 mm तक होता है। सूक्ष्म रेत मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, ये चीजें आपको याद रखना बहुत आसान होगा। मोटा बालू
जिसको स्थूल रेत कहा जाता है, उनका माप देख लीजिए मिलता जुलता है। 0.02 mm से 2 mm तक पॉइंट को आगे पीछे करने से उसका माप क्लियर हो जा रहा है। तो ये चीजें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये चीजें आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। बजरी हो गया 2 mm से अधिक, यहीं तक आपको जानना, आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्लास में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा काम होता है। क्लियर हो गया? इनका आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या लिख रहे हैं? आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं और चीजें जो हमें जानना चाहिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी जो आपने देखा कि मृदा का माप mm में किया गया है, mm में और सेंटीमीटर में नहीं किया गया है। तो ये चीजें आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, वो चीजें आपको याद रख लेना है। हम लिख दे रहे हैं, मृदा के कण के माप का पैमाना। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृदा के कण के माप का पैमाना क्या है। तो इसका जवाब ये होगा दोस्तों, उसके माप का पैमाना मिलीलीटर होता है, सॉरी मिलीमीटर, जिसको शॉर्टकट में mm कह सकते हैं। और इसकी इकाई होता है, इसकी भी इकाई पूछ सकता है, इसकी इकाई होता है माइक्रोन। क्या होता है? माइक्रोन। क्लियर है? मृदा के कण के माप का पैमाना जो है मिलीमीटर होता है, और उसकी इकाई, चूंकि माप होगा किसी न किसी इकाई में लिखा जाएगा, तो उसकी इकाई होता है माइक्रोन। तो एक चीज आप जो आपको ऑप्शनल में या फिर कहें ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जा सकता है, एक माइक्रोन बराबर कितना mm होता है या कितना मिलीमीटर होता है। तो याद रख लीजिए, एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है, मतलब मिलीमीटर होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या नहीं पूछिए तो ये जरूर पूछ लेता है। वो आप देख पा रहे हैं कि मैं हर प्रश्न को इसमें कवर किया। एक चीज और जान लीजिए, जैसे मृदा के विभिन्न कण एक निश्चित अनुपात या विभिन्न अनुपात में मिलकर जो विभिन्न प्रकार के दोमट मृदा का निर्माण करता है, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक अपना लीजिए। ये है ट्रिक। ये एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इधर हो गया चीका, जिसको क्ले कहते हैं। क्या? क्ले। और इधर क्या हो गया? गाद, जिसको सिल्ट कहते हैं। और इधर क्या हो गया? रेत, जिसको सैंड कहते हैं। मुख्यतः जो मिट्टी है या मृदा है, उसमें मुख्यतः ये कण ज्यादा होते हैं, ज्यादातर ये कण पाए जाते हैं। तो यही विभिन्न अनुपात में मिलकर जो है, इसमें विभिन्न प्रकार के दोमट मृदा का निर्माण करता है। इस तरह आप याद रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के दोमट मृदा, ठीक है। तो ये क्रम है, कहीं ये प्रतिशत हो, कहीं पे 0% होगा, कहीं पे 100% होगा। तो वो अपना अपना क्रम। अब मान लीजिए कहीं पे गाद 0% हो और रेत 100% हो, तो उसमें दोमट मृदा में क्या होगा? रेतीली मृदा होगा। तो वो क्या होगा? जब रेत 100% हो जाएगा तो वो परसेंटेज पे होता है। मान लीजिए रेत 100% हो जाएगा प्लस गाद 0% या 5% या 10%, जो भी बोलिए, इस तरह रहेगा, तो वह दोमट क्या कहलाएगा? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। रेतीली दोमट या बलुई दोमट कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? बलुई दोमट या रेतीली दोमट कह सकते हैं। अब जो है कि जहां पे गाद ज्यादा हो, चीका कम हो, अगर ये आपके ऊपर है, सारा माइंड में रख लेना है, सेट रखना है, हर चीज रटने की जरूरत नहीं। अब गाद ज्यादा हो, चीका कम हो, सपोज मान लीजिए गाद 100% है या 80% है, प्लस उसमें चीका की मात्रा कम है, चीका की मात्रा मान लीजिए 10% है, तो इसमें क्या होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि गाद की जो है कि परसेंटेज ज्यादा है, तो उसको क्या हो जाएगा? गाद युक्त चीका, सॉरी गाद युक्त दोमट
इस तरह दोस्तों आप देख रहे हैं कि विभिन्न अनुपात में मिलने से इनका नाम चेंज हो रहा है, लेकिन हो रहा है वो दोमट मृदा। तो इस तरह दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कण के आधार पर मृदा से संबंधित पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को कवर किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको परेशानी आ रही है समझने में तो आप एक दो बार वीडियो को रिपीट कीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अधिकांश प्रश्न या आप कहें कि श्योर कि सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जीवन में अपने मुकाम तक आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मेरे मेहनत से अगर कोई एक व्यक्ति भी सफल होता है दोस्तों तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। क्योंकि इंसान सिर्फ अपने लिए ना जिए, क्योंकि इनका कर्तव्य भी है कि वह अगर आगे बढ़ गया तो दूसरे को भी आगे लाए। इसलिए हमको मानव का रूप मिला है। सारे योनियों में भटकते भटकते हमने मानव का रूप लिया है। हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि मानव का जो कर्तव्य है उसको भी मतलब निभाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।